हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और आप लोग जो है ये मेरे मौलिक अधिकार की सीरीज देख रहे हैं। हमने आपको अब तक चार मौलिक अधिकार पढ़ा दिए हैं। कानूनी समता का अधिकार, स्वदेशी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आज उसी सीरीज में ये अगला पड़ाव मेरा पांचवा मौलिक अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, जिस पर संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी अधिकार है, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। आप लोगों से जरा मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी अधिकार के बारे में बातें करते हैं। स्पेशली ये अधिकार जो मौलिक अधिकार है, ये अनुच्छेद 29 संविधान के भाग मौलिक अधिकार भाग संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। उसमें अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी अधिकार है, लेकिन नाम इसका आप देख रहे हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, लेकिन मूलतः यह अल्पसंख्यकों के हित की बात करता है। अब अल्पसंख्यक जैसे इस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं, भाषाई अल्पसंख्यक वैसे मूलतः माने जाते हैं, कुछ भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक। तो जब हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो मन में यह बात आती है कि वो धर्म के आधार पर ही लोग अल्पसंख्यकों की बात होती है। आपके मन में धार्मिक अल्पसंख्यक की ही अवधारणा आ रही होगी, लेकिन अल्पसंख्यकों की कोई परिभाषा आज तक नहीं दी जा सकी। अल्पसंख्यक क्या है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। हालांकि अधिकतर संविधानविदों का यह मानना है कि भारत राज्य की जनसंख्या के आधार पर, भारत की जनसंख्या के आधार की बात कर रहा हूं मैं, पूरे भारत क्षेत्र की जनसंख्या के 50% से कम जो लोग हैं उनको नॉर्मली अल्पसंख्यक मान लिया जाता है। अल्पसंख्यक मान लिया जाता है मतलब भारत की जनसंख्या में अगर किसी वर्ग की जनसंख्या, किसी समुदाय की जनसंख्या 50% से कम है तो उनको अल्पसंख्यक माना जाता है। अब इसकी कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है भारत के संविधान में, और सुप्रीम कोर्ट भी इसी ही परिभाषा को मान के चलता है। इस आधार पे हालांकि आप देखेंगे व्यवहारिक आधार पे अगर सोचेंगे तो बहुत सारे राज्य में अब हिंदू ही अल्पसंख्यक हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो ईसाई, मुसलमान, सिख, यहूदी, पारसी इत्यादि लोगों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट में इस अथॉरिटी भी पड़ी है कि ये जो आधार है अल्पसंख्यकों का, जो आपने आधार बनाया है, यह उचित नहीं है। तो चूंकि आप देखते हैं न्यायपालिका इतने जल्दी निर्णय तो देती नहीं, तो जो बातें संविधान में लिखी हैं हमें उन्हीं बातों को भी फिलहाल मानना है और उसी के अनुसार उसी से संबंधित क्वेश्चन आने सॉरी। तो आइए आपको जो है, तो ये लिखा तो जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, लेकिन मूलतः जो है ये अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात यहाँ की जाती है। तो ये दोनों अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के लिए हैं। भारत में अल्पसंख्यकों के निर्धारण के दो आधार हैं। भाषा के आधार पर भाषाई अल्पसंख्यक, अगर हम थोड़ा सा वर्गीकरण करके चले तो भाषा के आधार पर भाषाई अल्पसंख्यक और धर्म के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक। पहला, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण। दूसरा, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण। तो अधिकतर भाषा के आधार की बात लोगों को कम समझ में आती है, फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए। ये अनुच्छेद 19 में यह बात कही गई है कि स्पेशली ये भाषाई अल्पसंख्यकों की बात करता है। ये कहता है कि बहुत कम जगह भाषाई अल्पसंख्यक, अधिकतर जगह जो है अल्पसंख्यक लिखा गया है, लेकिन हम आपको यहाँ बता रहे हैं अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने की बात की गई है कि भाई सभी, यहाँ वैसे तो कहीं लिखा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को, अनुच्छेद 19 में ऐसे लिखा गया, सभी अल्पसंख्यकों को
अपनी भाषा, तीन शब्द याद रखिएगा जरा, अपनी भाषा, लिपि, लिपि एवं संस्कृति, कल्चर, इसको अक्षुण्ण रखने का अधिकार इनको यह अनुच्छेद 29 देता है। आर्टिकल 29 जो है यह सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है कि वो उन्हें बनाए रखें, क्योंकि ये बनी रहेगी तो भारत की विविधता की भी रक्षा होगी। जो भारत लोग कहते हैं ना, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, वैसे तो 1652 भाषाओं की बात की जाती है। तो यहाँ पे लेकिन अगर ये कोई प्रश्न आ जाए, मान लिया कि ये भाषा, लिपि, संस्कृति के अलावा अपनी बोली को बनाए रखने का अधिकार, अपने परिधान को बनाए रखने का अधिकार, अपने खान पान को बनाए रखने का अधिकार, तो वो ये बातें संविधान में नहीं लिखी हुई। यही तीन बातें, भाषा, लिपि और संस्कृति। संस्कृति में तो सब कुछ आ जाता है। संस्कृति बड़ा ही, जैसे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अभिव्यक्ति जो है बहुत बड़ा आयाम लिए हुए है, उसी प्रकार की बात संस्कृति के साथ भी है। तो इस कल्चर को बनाए रखने का अधिकार 29 में कहा गया है। तो 29 में तो सिर्फ इतनी ही बात की गई है, 29 से। और 29 में यह भी कहा गया है कि जिससे वहां पे हमने आपको बताया था अनुच्छेद 15 में भेदभाव का अंत, उसी तरह की बातें यहाँ की गई हैं कि धर्म, मूल, वंश, जाति और भाषा के आधार पर किसी को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। 29(1) में ये बातें की गई है। 29(2) में ये कहा गया है कि ये मान लिया अल्पसंख्यक है, तो हमने कहा, बार बार कहा कि अल्पसंख्यकों को, स्पेशली उनको जो है, अल्पसंख्यकों को यह ना लगे कि यह देश उनका नहीं है, वो भी जो है उनको ये फील ना हो कभी कि हमारे साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है। इसी आधार पर सेम उसी तरह की बातें, अनुच्छेद 15 की तरह की बातें कि धर्म, मूल, वंश, जाति व भाषा के आधार पर किसी को, मतलब इन अल्पसंख्यकों को किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से रोका नहीं जा सकता। देखिए यहाँ बातें लिख लीजिएगा जरा अपने नोट्स में। धर्म, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे। धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी किसी को, यहां पर जो मैं लिख रहा हूं ये स्पेशली अल्पसंख्यकों की बात लिख रहा हूं, किसी को किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। मतलब इनको प्रवेश दे दिया जाएगा, देने से रोका नहीं जाएगा, रोका नहीं जाएगा। ये अनुच्छेद 29(2) की बात है, अनुच्छेद 29(2). तो 29(1) में यह है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। और 29(2) में है कि धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा, इसके आधार पर, ये 4 आधार हैं, इन 4 आधारों पर किसी, यहाँ पर अल्पसंख्यक, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप लोग जो है अनुच्छेद 15 की बात समझ लें। ये अनुच्छेद 29 में ये लिखा गया है कि इन लोगों को किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। तो ये हो गया अनुच्छेद 29। अब नाम के विपरीत है, ये भी बन सकता है कि भाई कैसे, नाम तो ये संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार, कि क्या केवल अल्पसंख्यकों की ही संस्कृति की रक्षा होगी, क्या बहुसंख्यकों के संस्कृति की रक्षा नहीं होगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने देश में इस तरह देखा जाता है भाई कि लगभग 80% हिंदू कम्युनिटी है और 20% अन्य मतावलंबी है। तो उनके आधार पे अल्पसंख्यकों की बात की जाती है, लेकिन व्यवहार बड़ा अलग हो गया है। तो खैर, ये जो संविधान की बातें, चूंकि मैं वही कहूंगा, बहुत आगे हम लोग नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का, अभी सुप्रीम कोर्ट में इसमें याचिका लगी हुई है, कोई निर्णय फाइनल नहीं आया हुआ है। और अब ये अनुच्छेद 30 की बात हम करते हैं, आर्टिकल 30। तो जहां तक इस अनुच्छेद की बात है, यह धार्मिक अल्पसंख्यकों को, अनुच्छेद 30, ये आप लोग ऐसे लिख लीजिए, यह अनुच्छेद धार्मिक अल्पसंख्यकों को फर्स्ट
अपना शिक्षण संस्थान खोल लें, अपना ये शिक्षण संस्थान खोल लें, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार देता है कि वो जो धार्मिक अल्पसंख्यक है ये अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। दूसरा, इनका प्रबंध कर ले, इनका प्रबंध करने का अधिकार देता है, मतलब इनका ये मैनेजमेंट कर सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं को खोल सकते हैं। अब यहाँ पे यह इन लोगों का यह आश्वासन भी देता है कि राज्य, मतलब अब ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए, अच्छा एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 इनमें से कौन सा धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है और कौन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए है। तो जहाँ पे भाषा, लिपि और संस्कृति की बात की गई है वो अनुच्छेद 29 में कहा गया है, तो एक प्रश्न ऐसे ही बन सकता है। और दूसरा, अनुच्छेद 30 यह स्पेशली धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का आश्वासन देता है। तो यह क्या कहता है, यह कहता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं उनको वो अपनी शिक्षण संस्था खोल सकते हैं, साथ ही साथ उसका प्रबंधन कर सकते हैं। उसके अलावा यह भी आश्वासन देता है, यह संविधान इनके इस अनुच्छेद के माध्यम से धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन देता है कि राज्य इस आधार पर वित्तीय सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा कि यह किसी विशेष समुदाय की या धार्मिक समुदाय की संस्था है। समझ में आ रही बात मेरी? ये तो दो बातें हो गई, प्रबंध खोल सकता है, प्रबंधन कर सकता है, साथ ही राज्य, अब यहां पे राज्य से बात है, देश भी, मतलब पूरा भारत देश या कोई राज्य, राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं इस आधार पर भेदभाव वित्तीय सहायता देने में, आप अपने नोट्स को थोड़ा बना लीजिएगा ऐसे कि वित्तीय सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव वित्तीय सहायता देने में नहीं करेगा। थोड़ा सेंटेंस को सही कर लीजिएगा आप लोग, नहीं करेगा कि यह संस्था या यह संस्थान किसी विशेष समुदाय या धार्मिक समुदाय का है, किसी धार्मिक समुदाय का है, धार्मिक समुदाय का है। और यह धार्मिक समुदाय इस आधार पर वित्तीय सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो दो तीन बातें यहाँ पे हो गई। ये हो गया कि वो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अपना उसका प्रबंधन कर सकते हैं, और वित्तीय सहायता देने में राज्य या देश जो है, देश की सरकार या राज्य की सरकार किसी तरह का जो है वहां पे भेदभाव नहीं करेगी, इस धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। और अब इसमें यह कहा गया है कि ऐसी धार्मिक संस्थाओं में, ये जो धार्मिक संस्थाएं खुलेगा, ऐसी धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को यह अधिकार होगा, पहला, ऐसी धार्मिक शिक्षण संस्थाओं को यह अधिकार होगा कि वह अपने लोगों को, मतलब उस धर्म से संबंधित लोगों को, वह अपने लोगों को उस शिक्षण संस्थान में 50% आरक्षण दे सकता है, 50% आरक्षण दे सकता है। इस तरह के शिक्षण संस्थान आपको, जैसे जामिया मिलिया हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU हो गया, तो यहाँ पे 50% आरक्षण वो अपने लोगों को देगा। इस आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि अपने लोगों को ही 50% रख रहे हैं। दूसरा, इन शिक्षण संस्थाओं में यदि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है या धार्मिक प्रार्थना होती है, तो ऐसी शिक्षा या प्रार्थना में किसी विद्यार्थी को सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। मान लिया कि जैसे AMU है, मान लिया वहां पे कोई धार्मिक शिक्षा वो दे रहे हैं अपने धर्म से संबंधित, तो वो किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति को या जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आप भी आइए इसमें भाग लीजिए, या अगर कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें वो आपको शामिल करने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकते। तो इस तरह ये बातें हो गई। और ये जो बात अभी मैं आपको बताऊंगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी शिक्षण संस्था की जमीन का
सरकार अधिग्रहण करती है तो सरकार को इसका उचित मुआवजा देना होगा जो उस समय रेट चल रहा होगा। यदि ये देखिए अनुच्छेद 30 क में लिखा गया है, अनुच्छेद 30 क या 30A में लिखा गया है कि यदि अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी पूरा लिख लीजिएगा, यदि अल्पसंख्यक यहाँ पे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी संस्था को, अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी शिक्षण संस्था की जमीन को सरकार अधिग्रहण करती है, मतलब उसे अगर एक्वायर करती है, अधिग्रहण करती है, तो उसे उस समय के, मतलब जो जिस समय अधिग्रहण करेंगे उस समय का जो रेट होगा, उस समय के रेट या दाम मूल्य के आधार पर, उस समय के रेट के मूल्य के आधार पर मुआवजा देगी, कंपनसेशन देगी, आधार पर मुआवजा देना पड़ेगा, ये बाध्यता है। मान लिया अभी इसको लेके मुआवजा देना पड़ेगा, इसको लेके बड़ा कभी कभी जो है विवाद हो जाता है, और आप जानते हैं पॉलिटी में जहां विवाद होता है वहीं से प्रश्न होते हैं। इसलिए ये अनुच्छेद 30 का सर्वाधिक पूछा जाता है कि यदि राज्य सरकार या यदि कोई सरकार इनके शैक्षणिक संस्थान की जमीन को अगर अधिग्रहण करती है तो उसे मुआवजा और उचित मुआवजा देना पड़ेगा। अगर वो बहुसंख्यक समाज की है तो शायद मुआवजा न भी दे, जो दे दे वही चल जाएगा। हालांकि अब ऐसा होता नहीं, उचित मुआवजा देके ही लोग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये बातें संविधान में लिखी गई हैं। तो ये है आपका संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी अधिकार। और आप देखिए यहाँ पर एक बात और कही गई है, अभी जैसे राइट टू एजुकेशन जो 2009 में आया, शिक्षा का अधिकार जो 2009 में आया, उसमें यह कहा गया जो 1 अप्रैल ये करंट मान लीजिए 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, RTE जिसे कहते हैं, ये लागू हुआ। लेकिन इसमें क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया था कि सभी शिक्षण संस्थानों में भारत के जो 25% गरीब वर्ग है, मतलब गरीबों को, अब 25% गरीब नहीं, सॉरी, भारत के गरीबों को स्पेशली सारे शिक्षण संस्थानों में उनके लिए 25% सीट जो है आरक्षित की बात, 25% सीट आरक्षित रहेगी, यह कहा गया था इस अधिनियम के अनुसार। लेकिन यहाँ पे यह अधिनियम जो है, यह अधिनियम किसी अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थान पर लागू नहीं होगा। अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान पर यह लागू नहीं होगा, संस्थान पर यह लागू नहीं होगा। यह लागू नहीं होगा, मतलब उनको अपने यहाँ 25% आरक्षण की बात है, वो 25% ऐसे लोगों को आरक्षित नहीं करेंगे, वहां उनके लिए यह बाध्यकारी नहीं है। तो देख लीजिए, उनको उचित मुआवजा मिलेगा, उनको यह नियम सबके लिए बना, लेकिन उनके लिए नहीं है। तो हालांकि इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि जो है ये तो कहीं ना कहीं भेदभाव है, क्योंकि ये जो है उनकी सुरक्षा हो, उनको ये न लगे कि हम इस देश में अगर ये बहुसंख्यक है तो हमको दबाया जा रहा है, ऐसा सोच करके संविधान सभा ने ये सारी बातें लिखी हैं। तो अनुच्छेद 29 में क्या है? भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। और 30 में देखिए, वो धार्मिक अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, वित्तीय सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह किसी विशेष समुदाय की संस्था है। साथ ही आप देखिए RTE का नियम, जो राइट टू एजुकेशन का जो अधिनियम है, जो 2009 में बना और 2010 में लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से, वो सभी लोगों के शिक्षण संस्थानों में लागू होगा। इसमें यह कहा गया कि 25% सीट जो है गरीबों के लिए आरक्षित होगी। यह नियम
इनके संस्थानों पर नहीं लागू होगा। तो इस तरह से यह कहा जाता है कि ये भेदभावपूर्ण तो है, लेकिन यही व्यवस्था है। उनको ऐसा न लगे कि हालांकि क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा है, तब से सुप्रीम कोर्ट में ये रिट पड़ी हुई है कि बहुत सारे प्रदेशों में जो है अब क्या है, हिंदू जो बहुसंख्यक समाज जिसे कहा जाता है वह ये अल्पसंख्यक हो गया है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट देखे संविधान में आपको इतनी बातें लिखी हैं और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। हमने आपको बताया पॉलिटी में प्रश्न वही आते हैं जो विवादित अधिकतर होते हैं। ये मामला विवादित है तो 30 का जरूर पूछा जाता है, अनुच्छेद 30 पूछा जाता है। नाम के अनुरूप तो नहीं है ये, क्योंकि नाम देखिए क्या है, संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी अधिकार, लेकिन वास्तव में यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको खूब बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब आप लोग मुझे ध्यान से सुन के अपना नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। ऐसे ही मुझे सुनते रहिए और जरा अपने दोस्तों में शेयर करके, लाइक करके, थोड़ा कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि और मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ। मैं आपके कमेंट का बहुत इंतजार करता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।